हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व पैसेज। पैसेज सॉल्व करना कैसे हम पैसेज सॉल्व करें। ठीक है, पैसेज आपका प्री मेंस दोनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में 25 से 30 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं और प्री में 10 मार्क्स का यानी 5 क्वेश्चन का पैसेज आता है। किसी के पेपर में क्लोज टेस्ट भी आता है। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, जो चीज़ें मैं अभी आपको सिखाऊंगी। इससे आप पैसेज को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं। क्लियर। पैसेज के लिए मन में जो एक डर है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कि पैसेज सॉल्व नहीं होता, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमने वोकैब में भी मैंने आपको जो एक्सरसाइज करवाई थी, सबसे पहले हमने उसकी जो थ्योरी को पढ़ा था, जो पैसेज पढ़ाए थे आपको, मैंने कहानी पढ़ाई थी ताकि आप जो है इन सेंटेंसेस से थोड़े फैमिलियर हो जाए। क्लियर। सबसे अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व पैसेज। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए जो एक टेक्निक है, जो टेक्निक मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है एलिमिनेशन। अब आप सोच रहे हो मैम एलिमिनेशन क्यों? एलिमिनेशन होता क्या है ये तो पता होगा आपको। एलिमिनेशन होता है स्टूडेंट्स कि जो गलत है, जो सही नहीं है, पहले हम उसको हटाना। एलिमिनेट का मतलब वो रिमूव करना होता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ही सही है। सही तो एक ही है ना, ठीक है, एक राइट है, 3 रॉन्ग है। 3 ऑप्शंस को वहां पर ऐड किया गया है ताकि हम 4 में से कंफ्यूज हो जाएं और राइट आंसर को समझने में हमें परेशानी हो और इससे हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो जो एग्जामिनर वो चेक कर सके कि क्या लेवल है हमारा। राइट। तो जो 3 ऑप्शंस होते हैं जो आपको वहां पर ऐड किए जाते हैं, ठीक है, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, उन तीनों ऑप्शंस की कैटेगरी अगर हम समझ जाएं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसकी क्या कैटेगरी है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो हम राइट आंसर पे बहुत इजीली जाएंगे और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप इन कैटेगरी को, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, इन कैटेगरीज को अगर आप समझ जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई एम श्योर। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। देखो हाउ टू सॉल्व पैसेज की 5 कैटेगरी, ये जो है देखो 5 कैटेगरी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 कैटेगरी किसकी है? ये 5 कैटेगरी है स्टूडेंट्स रॉन्ग ऑप्शंस की। किसकी है ये 5 कैटेगरी स्टूडेंट्स? रॉन्ग ऑप्शंस की कैटेगरी है। राइट आंसर तो जो होगा वो होगा, जो रॉन्ग होगा क्यों होगा उसकी कैटेगरी ये 5 हैं। इनको अगर आप एक बार समझ जाते हो तो कभी भी सही, रॉन्ग और राइट आंसर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो कंफ्यूजन होता है हमें, वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी, जैसा कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, आउट ऑफ पैसेज। आउट ऑफ पैसेज आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में हम पैसेज को बहुत अच्छे से, उनकी मेथड को, एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे पैसेज की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, इसको सीख लेंगे, तो आगे पैसेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार पूरा देखेंगे, फिर इसको 1x जैसे हम देखते हैं, तो जो एक स्पीड पे आप देख रहे हो, फिर 2x पे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहली कैटेगरी है आउट ऑफ पैसेज। ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है, देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है A B C D, राइट। इसमें से A है वो राइट है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा A राइट है, ठीक है। B C और D, B C D में एक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया जिसका उस पैसेज से कोई लेना देना नहीं हो, कोई भी लेना देना नहीं हो, ऐसा ऑप्शन लिख देना क्या होता है? आउट ऑफ पैसेज। कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप जो है वो बात कर रहे हो जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल डिफरेंट बात करना, ऐसी बात करना जिसका उस सिचुएशन से उस कंटेक्स्ट में कोई लेना देना ही नहीं हो, बिल्कुल उत्तर दक्षिण वाली बातें, तो वो होता है आउट ऑफ पैसेज। जैसे आज हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बीच में मैं उर्दू बोलने लग जाऊं तो उर्दू जो है ना तो आपके काम के है ना मेरे, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही पैसेज में भी कुछ ऑप्शंस ऐड कर दिए जाते हैं जिनका पैसेज से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो क्या कैटेगरी क्या हो जाती है, आउट ऑफ पैसेज। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग नाम देखो, फैक्चुअली रॉन्ग। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मैं क्लोज टेस्ट में भी बोलती हूँ, पैसेज में भी ये चीज ध्यान रखेंगे। हमें कोई भी पैसेज दिया हुआ है, अब उस पैसेज में जो भी लिखा है वो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही हो या हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग गलत हो, वो हमें अप्लाई नहीं करना है, हमारा नॉलेज अप्लाई नहीं करना है, हम उस चीज के बारे में क्या जानते हैं वो अप्लाई नहीं करना है। हमें जो पैसेज में लिखा गया है, जो भी चीजें उसने लिखी है, जो भी राइटर ने, ऑथर ने जो भी लिखा है, उसी को हमें फैक्ट मानना है। फैक्ट किसे मानना है, जो पैसेज में लिखा गया है उसी को हमें फैक्ट मानना है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो पैसेज में जो लिखा है उसको फैक्ट मानना है। वैसे फैक्ट होता क्या है, क्या होता है फैक्ट? फैक्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसी ट्रू इंफॉर्मेशन जिसकी सत्यता की जांच की जा सके वो फैक्ट है, नहीं वही है फैक्ट, राइट और रॉन्ग? ठीक है, बट यहां फैक्ट किसको मानेंगे, जो पैसेज में लिख दिया गया है वो फैक्ट है। ठीक है, यहां से मैं दो चीज और बताना चाहती हूं आपको, फैक्ट, इन्फ्रेंस और जजमेंट। ठीक है, इन्फ्रेंस हमारे काम आएगा जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे, तीनों को ध्यान से समझेंगे। फैक्ट क्या है, फैक्ट वो है ऐसी ट्रू इंफॉर्मेशन जिसकी सत्यता की जांच की जा सके, बट पैसेज में फैक्ट क्या है, जो पैसेज में लिख दिया गया है वो फैक्ट है, दैट्स इट। ठीक है, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाना, जो गिवन डेटा है, जो पैसेज में लिखा गया है उसके बेसिस पे जो हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, जो डेटा दिया गया उसी के बेस पे, अलग से कुछ नहीं। ठीक है, वो क्या होता है, इन्फ्रेंस। गिवन डेटा के बेसिस पे जो हम अनुमान लगाते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट, इन्फ्रेंस। क्लियर? जजमेंट, जजमेंट एक पर्सनल ओपिनियन होती है जो किसी भी सिचुएशन में मेरी कुछ हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे की कुछ और हो सकती है। ठीक है, जो चीज जिसके साथ जो घटना हुई उसके बेसिस पे जो खुद का एक पर्सनल स्टेटमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम, जजमेंट। क्लियर? इसको हम ऐसे समझेंगे, मैं आपको छोटी सी, ऐसे तो आपको क्या हो रहा है सारी कैटेगरीज मिक्स हो जाएंगी, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी कहानी। ये हिमालय है, सपोज ये हिमालय है। ठीक है, यहां से गंगा नदी निकल रही है। ठीक है, ये क्या है, गंगोत्री। ठीक है, फिर गंगा से हिमालय निकल के उत्तराखंड, बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको कैटेगरीज को समझाने के लिए ये कर रही हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, यहाँ पे गंगा नदी जो है वो यहाँ से जा रही है। ठीक है, गंगा के किनारे ये देखो, ये मैंने आपको बोला है कि भाई गंगा के किनारे गेहूं की फसल होती है गंगा के किनारे। क्लियर? छोटा सा पैसेज हमने बनाया। पैसेज क्या है कि हिमालय से गंगा निकल रही है, गंगा नदी निकल रही है, गंगोत्री से यहाँ से गंगा निकली, गंगा के किनारे गेहूं की फसल हो रही है, गंगा पहले उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में जा रही है। यहाँ पर गंगा का पानी जो है वो साफ है
और यहां पर गंगा का पानी जो है वो क्या है, मैला है, डर्टी है। ठीक है, ये इतनी सी कहानी, इतना सा पैसेज है मान लो। अब मैं ये बोलती हूं, अब पैसेज में, ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि गंगा हिमालय से निकलती है, आंसर है ना मैम। और वहां पर अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा स्टूडेंट आउट ऑफ पैसेज। समझ में आया अब क्या होता है आउट ऑफ पैसेज? नील नदी की क्या इस पूरी पैसेज में मैंने कहीं भी नील नदी की बात की, कहीं भी की मैंने नील नदी की बात नहीं की। तो जो इंफॉर्मेशन यहां आई नहीं है, यहां बताई नहीं गई है, उससे अलग हटके कोई बात होती है, वो क्या हो गई, आउट ऑफ पैसेज। एक और चीज, आउट ऑफ पैसेज जरूरी नहीं है गलत हो, जरूरी नहीं है सही हो। हाँ ठीक है कि नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है हमारी समझ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो स्टेटमेंट पैसेज में ऐड किया गया है ऑप्शन में, वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन वो पैसेज से अगर उसका कोई लेना देना नहीं है तो वो सिंपली किस कैटेगरी में जाएगा, आउट ऑफ पैसेज। हमारी नॉलेज में वो सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है। पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, गंगा नदी कहां से निकलती है, तो उस कंटेक्स्ट में नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, आउट ऑफ पैसेज। क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं फैक्चुअली रॉन्ग। क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है एक, गंगा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। एक ऑप्शन क्या है, गंगा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो ये कौन सी कैटेगरी में हुआ स्टूडेंट, फैक्चुअली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पैसेज में क्या बोला था, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ये फैक्ट था। और ऑप्शन क्या है, गंगा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो जो हमें पैसेज में जो बताया गया उस फैक्ट के अकॉर्डिंग ये उल्टा बोल रहा है, तो ये क्या हुआ, फैक्चुअली रॉन्ग। उल्टा बोले या गलत कुछ भी बोले, वो क्या हुआ, फैक्चुअली रॉन्ग। ज्यादातर 90% केस में फैक्चुअली रॉन्ग में वो स्टेटमेंट आते हैं जिसमें यहां पर पॉजिटिव होता है, या तो वहां पर नॉट लगा देता है, या यहां नॉट गिवन होता है वहां नॉट हटा देता है। हमें क्या लगता है, ऐसा कुछ हमने पैसेज में पढ़ा था और हम उसको जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं। तो जो प्रीफिक्स लगाते हैं नॉट के लिए, इन है, डिस है, अन है, वो हम ध्यान में नहीं देते हैं, या नॉट को यहां पर पढ़ते हैं और उधर भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। क्या समझ में आया, फैक्चुअली रॉन्ग, कि जो फैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्लियर? तीसरा आता है रेड हेरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रेड हेरिंग। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन में जो गलत ऑप्शन आपका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, मैंने क्लोज टेस्ट में भी बताया था, रेड हेरिंग एक फिश का नाम है, फिश होती है जो डॉग्स को जब हंटिंग की ट्रेनिंग देते हैं तब उस फिश को डॉग्स का ध्यान भटकाने के लिए उसकी स्मेल को यूज करते हैं। ठीक है, रेड हेरिंग क्या है, सिंपली एक अगर हम बोले तो रेड हेरिंग का मतलब है ध्यान भटकाने वाली कोई चीज। ध्यान भटकाने वाली चीज को क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग। कैसे? इसमें क्या होगा कि जो स्टेटमेंट दिया होगा आपको, जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पैसेज में गिवन होगा, ऑप्शन सही होगा, पैसेज में गिवन होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। कैसे? ये कैसे हो गया मैम? और इसी वजह से हम आंसर कर देते हैं क्योंकि हमने वो पैसेज में पढ़ा होता है, हम क्वेश्चन को भूलकर और उस पैसेज में पढ़े हुए जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग टिक कर देते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन मेरा वही है अभी भी, क्या, गंगा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या देगा, गंगा यूपी में बहती है,
गंगा बिहार में बहती है, गंगोत्री में गंगा का पानी साफ है, गंगा के किनारे गेहूं की फसल होती है। क्या ये सारी बातें गलत है? नहीं मैम, बिल्कुल सही है। अभी अभी तो आपने बताई ये सारी बातें। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर है? क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है? नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में दी गई है, एज इट इज पैसेज में दी गई है, बट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, ऐसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया कि ट्रू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, लेकिन वो ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू ब्रॉड। टू ब्रॉड का मतलब है कि हमने कोई भी एक इंफॉर्मेशन को एक किसी, जैसे फैलेसी अगर आपने पढ़ा हो वर्बल लॉजिक में, तो एक चीज, किसी भी एक घटना को, किसी एक एक्सपीरियंस को एक जगह एक्सपीरियंस करने के बाद में उसको पूरी जाति, समुदाय, कम्युनिटी सब पे अप्लाई कर देना टू ब्रॉड होता है। ठीक है, जैसे मान लो, बिल्कुल इजी सी बात है, जैसे किसी बनिए के साथ में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या बोलते हैं कि बनिए होते ही ऐसे है, मतलब आपने पूरी कम्युनिटी पे उस चीज को अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर पूछा जाए कि गंगा का पानी कैसा है, ठीक है, तो गंगा का पानी गंगोत्री में साफ है और आगे जाके मैला हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये बोलते हो कि गंगा का पानी यूपी, बिहार, आपने कहाँ चेक किया? आपने यहां चेक किया। ठीक है, यहां पर आपने चेक किया और आपने इसको सब जगह, यहां पे गंगा का पानी गंगोत्री में साफ था और आपने उसको पूरी सभी जगह अप्लाई कर दिया, तो ये कैटेगरी हो जाती है स्टूडेंट्स टू ब्रॉड। ठीक है, आपको क्या बोलना चाहिए था? गंगोत्री में गंगा का पानी साफ है। क्लियर है गाइस? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है टू शॉर्ट, अपोजिट। टू शॉर्ट कैसे कैटेगरी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी करते हो, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? ठीक है, तो टू शॉर्ट कैटेगरी कैसे होगी? जब आप आंसर तो सही देंगे, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा। आंसर सही होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, वो होता है टू शॉर्ट। जैसे आप ये बोल दो इंग्लिश, इंग्लिश आपका एक ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरे में आप बोल देते हो इंग्लिश मैथ्स, ठीक है, तीसरे में आप बोल देते हो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, और फोर्थ जो सही है उसमें आप क्या बोल रहे हो? इंग्लिश मैथ्स जीके रीजनिंग बैंकिंग। तो वो क्या है स्टूडेंट्स? कंप्लीट है। तो ए बी सी जो तीनों आपने बताया वो गलत तो नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन क्या वो आंसर है आपका? सही आंसर नहीं है। वो कौन सी कैटेगरी है? टू शॉर्ट। आंसर सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट कंप्लीट आंसर नहीं है, वो क्या हो जाती है? टू शॉर्ट। जैसे अगर मैं बोलूं गंगा कहां कहां बहती है, गंगा कहां कहां बहती है, तो एक मैं बोल रही हूं उत्तराखंड, दूसरे में यूपी उत्तराखंड, तीसरे में यूपी बिहार, और मैं बोल रही हूं यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उत्तराखंड। तो ये यहां पर मैंने चारों के नाम लिए, ये आंसर है, बाकी सभी भी सही है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, टू शॉर्ट है। समझ में आया? ये बस इंस्टेंट ये एक पैसेज आ गया दिमाग में तो आपको यहां से थोड़ा समझा दिया। ठीक है, पांचों कैटेगरी आउट ऑफ पैसेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पैसेज में ऐसी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में दी ही नहीं गई है वो आउट ऑफ पैसेज। फैक्चुअली रोंग, पैसेज में लिखे गए फैक्ट को जो रोंग प्रूव कर रहा है वो फैक्चुअली रोंग है। रेड हेरिंग, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर नहीं है। टू ब्रॉड, एक चीज को वास्ट पे, जैसे आप सिलोजिज्म में पढ़ते हो तो सम को अगर हम ऑल पे अप्लाई कर देते हैं तो वो टू ब्रॉड हो जाता है, सिंपल। ठीक है, टू शॉर्ट, इंफॉर्मेशन सही है लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हो जाता है टू शॉर्ट। क्लियर? मैंने आपको यहां पर इन पांचों कैटेगरी का एक ओवरव्यू दे दिया है ना। अब हम जेम्स बॉन्ड का
बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, का एक पूरा पैसेज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से बड़ा सा पैसेज पढ़ेंगे। उनमें हम उस पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद फिर वहाँ से हम इन कैटेगरीज को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक बार ये कैटेगरी को समझने में हो सकता है आपको नया लगे, बिल्कुल डिफरेंट लगे, लेकिन इनको समझने के बाद आपको पैसेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और पैसेज का डर खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं जेम्स बॉन्ड से, ठीक है। हाँ, द जेम्स बॉन्ड सीरीज focuses on a fictional British Secret Service agent of MI6 created in 1953 by writer Ian Fleming। जेम्स बॉन्ड जो सीरीज है वो फोकस है करती है किस पे? फिक्शनल, फिक्शनल मतलब काल्पनिक। फिक्शनल क्या होता है स्टूडेंट्स? काल्पनिक। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट जो है ऑफ MI6, जो कि 1953 में किसने बनाया था? ये इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग ने एक ऐसा जो काल्पनिक कैरेक्टर इसने बनाया था, कौन? जेम्स बॉन्ड। और वो क्या बनाया था? ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट था वो, ऐसा उसने लिखा था, नॉवेल्स लिखी थी, ठीक है ना। बॉन्ड वॉज ऑल्सो नॉन बाय हिज कोड नंबर। बॉन्ड को अपने कोड नंबर से भी जाना जाता था, क्या? 007। इसके ज्यादातर जो मिशन थे वो किसके अगेंस्ट थे? रसिया के अगेंस्ट थे, इसीलिए इसका जो कोड था वो क्या दे दिया? 007, ठीक है। द नेम जेम्स बॉन्ड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ इयान फ्लेमिंग। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट होता है स्टूडेंट्स जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, चैंपियन होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट। और जो विलेन होता है, विरोधी होता है, वो जाता है एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। केम फ्रॉम दैट ऑफ अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट जेम्स बॉन्ड, अ कैरेबियन बर्ड एक्सपर्ट। जो नाम है जेम्स बॉन्ड, नाम कहाँ से आया? कैरेक्टर तो ये बनाया, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट था। अब ये नाम बता रहा है कि जो जेम्स बॉन्ड नाम कहाँ से आया। जेम्स बॉन्ड जो एंटागोनिस्ट है, जो हीरो था इयान फ्लेमिंग का, जो उसने बनाया, वो आया था अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो बर्ड्स के ऊपर जो स्टडी करता है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्लियर? जेम्स बॉन्ड ये एक आदमी था जो ऑर्निथोलॉजिस्ट था, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, कैरेबियन बर्ड एक्सपर्ट था ये। इसके नाम से ये नाम अच्छा लगा इयान फ्लेमिंग को, और उन्होंने इस नाम से, ऑर्निथोलॉजिस्ट जेम्स बॉन्ड के नाम से ही ये जेम्स बॉन्ड नाम लिया, और अपनी जो ये नॉवेल्स लिखी थी, इन नॉवेल्स में इसको जेम्स बॉन्ड नाम दिया। क्लियर? तो जेम्स बॉन्ड का नाम कहां से आया है? ऑर्निथोलॉजिस्ट जेम्स बॉन्ड से। नेक्स्ट, फ्लेमिंग ऑल्सो एंडाउड बॉन्ड विद मैनी ऑफ हिज ओन ट्रेड्स, including sharing the same golf handicap, the taste of for scrambled eggs, and using the same brand of toiletries। ठीक है। फ्लेमिंग ने एंडाउड बॉन्ड विद, ये एक स्ट्रक्चर होती है, एंडाउ somebody something with something, मतलब कुछ देना, गिव समथिंग somebody या गिव somebody something, ठीक है, तो कुछ देने के। तो इसने क्या दिया? गिव करने के सेंस में आता है। बॉन्ड को अपनी, फ्लेमिंग ने बॉन्ड को दिया मैनी ऑफ हिज ओन ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब जो पर्सनालिटी के जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी की कोई चीजें दी, कैसे, क्या क्या दिया? गोल्फ हैंडीकैप, जो गोल्फ हैंडीकैप या फ्लेमिंग का था वही उसको दिया। मतलब ये कोई स्कोर होता है जो गोल्फ खेलते हैं उसमें, तो जो उसका स्कोर था फ्लेमिंग का, वही किसको दिया? जेम्स बॉन्ड को, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी की, अपनी कैरेक्टर की कुछ चीजें बॉन्ड को उसने दी जब उसने जेम्स बॉन्ड जो कैरेक्टर बनाया फिक्शनल, ठीक है। द टेस्ट फॉर स्क्रैम्बल्ड एग्स,
स्क्रैम्बल एग्स होते हैं, जो एग होता है उसका वाइट और येलो पार्ट को मिक्स करके एक जो डिश बनती है जो खाते हैं लोग, वो स्क्रैम्बल एग्स है, ठीक है। तो फ्लेमिंग को पसंद था तो उसने वही किसको दिया, जेम्स बॉन्ड को। एंड यूजिंग द सेम ब्रांड ऑफ टॉयलेटरीज, और जिस ब्रांड की टॉयलेटरीज इयान फ्लेमिंग यूज करता था वही सेम ब्रांड किसको दिया, जेम्स बॉन्ड को। टॉयलेटरीज यानी जो टूथपेस्ट ब्रश जो जिस ब्रांड के हम यूज करते हैं, सोप, उसको हम बोलते हैं टॉयलेटरीज, राइट, ठीक है। फ्लेमिंग यूज्ड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज एस्पियोनाज करियर एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। फ्लेमिंग ने अपने जो एक्सपीरियंस था उसको, जो भी अपना एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मतलब जो स्पाइंग करियर था, जो उसका स्पाइंग करियर, जो स्पाई जो होते हैं ना जासूसी वाला जो करियर, उसकी कुछ एक्सपीरियंस जो है उसको यूज किया, और ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, और खुद की लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को उसने यूज किया एज इंस्पिरेशन, ठीक है। व्हेन राइटिंग इंक्लूडिंग यूजिंग नेम्स ऑफ स्कूल फ्रेंड्स, एक्विंटेंसेस थ्रू आउट हिज बुक्स। इस स्टेटमेंट का, इस पैसेज का यहाँ मतलब ये है कि जो इयान फ्लेमिंग है उसने जो कैरेक्टर बनाया उसमें उसने क्या किया, अपनी पर्सनालिटी की चीज़ें भी दी, स्क्रैम्बल एग्स का टेस्ट दिया, गोल्फ सेम गोल्फ हैंडीकैप जो दिया स्कोर, सेम ब्रांड की टॉयलेटरीज दी उसको, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सपीरियंस था उसका जासूसी के करियर में, उस एक्सपीरियंस को भी वहाँ पर उसने अपनी बुक्स में लिखा जेम्स बॉन्ड के साथ। और उसने जो अपने स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो एक्विंटेंसेस, एक्विंटेंसेस मतलब जान पहचान, जो परिचित हैं, उनके नाम भी जो उसके परिचित थे, उसके जान पहचान वाले थे, उसके स्कूल फ्रेंड्स थे, उनके नाम भी उसने जेम्स बॉन्ड के उसमें जो उसने लिखी थी, नॉवेल्स जो लिखी थी, बुक्स जो लिखी थी, उसमें उन नाम को भी इंक्लूड किया। क्लियर है, समझ में आया ये चीज कि एक कैरेक्टर है उसके साथ में अपने खुद की लाइफ की चीजें, खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग, खुद के जो दोस्तों के नाम, वो सारी चीजें भी उसके साथ में उसने इंक्लूड की, मतलब उसको वो सारे नाम दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट अंटिल द नॉवेल यू ओनली लिव ट्वाइस, ये नॉवल लिखी थी इयान फ्लेमिंग ने। जब तक ये नॉवल आई तब तक दैट फ्लेमिंग गेव बॉन्ड अ सेंस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। ये इस नॉवल के आने से पहले तक, इस नॉवल के आने से पहले तक बॉन्ड का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। द बुक वॉज द फर्स्ट टू बी रिटन आफ्टर द रिलीज ऑफ डॉक्टर नो इन सिनेमाज एंड सीन कॉनरी डिपिक्शन ऑफ बॉन्ड। डिपिक्शन मतलब दर्शाना, समझाना, डिस्प्ले करना। सीन कॉनरी ने जो डिपिक्शन किया किसका, बॉन्ड का, बॉन्ड का किरदार निभाया किसने, सीन कॉनरी ने। अफेक्टेड फ्लेमिंग्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, उसने अफेक्ट किया फ्लेमिंग की इंटरप्रिटेशन टू गिव बोथ बॉन्ड बोथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड स्कॉटिश एंटीसीडेंट। सीन कॉनरी ने बॉन्ड का किरदार निभाया, सीन कॉनरी ने बॉन्ड का किरदार निभाया और उसने बॉन्ड को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया और स्कॉटिश एंटीसीडेंट दिया, ठीक है। एंटीसीडेंट जैसे हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं, तो एंटीसीडेंट जो हम नाउन है उसके आगे जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उसको हम उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटी माने पहले, सीड माने टू गो, ये ग्रामर के कंटेक्स्ट में, राइट। एंटी माने पहले, सीड माने टू गो, ये पूर्वज के लिए भी आता है, एंसेस्टर्स। तो जो सीन कॉनरी था, सीन कॉनरी ये स्कॉटलैंड का था, तो इसने इस किरदार को निभाया, तो उसने बॉन्ड को स्कॉटिश एंटीसीडेंट्स दिया। समझ में आया, जैसे कोई नॉवेल है, नॉवेल में हम कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पिक्चर आती है उस नॉवेल पे बेस्ड, तो उससे हमारी इमेज क्लियर होती है कि जो आदमी उस पिक्चर में उसका रोल प्ले कर रहा होता है, वहीं से हमारी एक इमेज बन जाती है। वो चीज़ ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहा है कि जब तक इसकी एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, यू ओनली लिव ट्वाइस, उससे पहले कोई इसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। और जो मूवी आई थी डॉक्टर नो, और जो सिनेमा में आई जिसमें बॉन्ड कौन बना था, सीन कॉनरी बना था, उसका जो उसने दर्शाया और उसने बॉन्ड को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया और स्कॉटिश एंटीसीडेंट दिया। क्लियर,
ठीक है। नेक्स्ट, इन अ फिक्शनल ऑब्ituary purportedly published in the Times, Bond's parents were given as Andrew Bond and Monique Delacroix। जो फिक्शनल ऑब्ituary, जो ऑब्ituary होता है ना, शोक संदेश, जो अशोकनामा, ठीक है, उसमें फिक्शनल ऑब्ituary में purportedly, मतलब purportedly होता है एलिग्ड, मतलब स्टेटमेंट जो कुछ लोगों ने कहा, जो सही बोला है उन्होंने, पर वो सही है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, रियल है ऐसा प्रूव नहीं हुआ है, वो होता है परपोर्टेडली, ठीक है। तो पब्लिश किया गया द टाइम्स में, और बॉन्ड, उसमें जो है बॉन्ड के पेरेंट्स को नाम दिया गया एंड्रू बॉन्ड और मोनिक डेलाक्रोइस, ठीक है, ये इसके फादर मदर नाम दिए गए। फ्लेमिंग डिड नॉट प्रोवाइड बॉन्ड्स डेट ऑफ बर्थ। फ्लेमिंग ने बॉन्ड को कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं दी थी, बट जॉन पियर्सन फिक्शनल बायोग्राफी ऑफ बॉन्ड, जॉन पियर्सन की जो फिक्शनल बायोग्राफी थी बॉन्ड की, उस जेम्स बॉन्ड, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007, ये ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007 ये जो नाम था उसकी फिक्शनल बायोग्राफी का, इसने गिव्स बॉन्ड अ बर्थ डेट ऑफ 11 नवंबर 1920। जो जॉन पियर्सन था उसने जो बायोग्राफी लिखी थी बॉन्ड की, उस जो बायोग्राफी का नाम क्या है, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007, ठीक है, इसमें उन्होंने बॉन्ड को डेट ऑफ बर्थ भी दे दी। डेट ऑफ बर्थ क्या दे दी, 11 नवंबर 1920। क्लियर है? इसका मतलब ये कि जब इयान फ्लेमिंग ने बॉन्ड के बारे में लिखा था तो उसके मदर फादर के बारे में कुछ नहीं था, पर बाद में जो एक फिक्शनल ऑब्ituary में मदर फादर का भी नाम दे दिया, बट फ्लेमिंग ने कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी बॉन्ड को। और जॉन पियर्सन की फिक्शनल बायोग्राफी है, वहाँ पर 11 नवंबर 1920 ये डेट ऑफ बर्थ भी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट। While serving in the Naval Intelligence Division, Fleming had planned to become an author। जब जो फ्लेमिंग है वो नेवल इंटेलिजेंस डिवीज़न में था, तो फ्लेमिंग ने प्लानिंग की कि वो एक ऑथर बनेगा। ठीक है, फ्लेमिंग हैड प्लान टू बिकम एन ऑथर एंड हैड टोल्ड अ फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड को कहा क्या, आई एम गोइंग टू राइट द स्पाई स्टोरी टू एंड ऑल स्पाई स्टोरीज। फ्लेमिंग ने बोला कि मैं एक ऐसी स्पाई स्टोरी लिखने जा रहा हूँ जो सभी स्पाई स्टोरी को खत को ख़त्म कर देगी, सबको पीछे छोड़ देगी वो। ठीक है, ऑन 17 फरवरी 1952 ही बिगेन राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो लिखते हैं ऑथर, अपने जो कहानी को लिखते हैं। मैन्यू का मतलब वो होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब राइट। राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर दिस फर्स्ट जेम्स बॉन्ड नॉवेल। इस जेम्स बॉन्ड नॉवेल के लिए कैसीनो रॉयल, नाम क्या था नॉवेल का, कैसीनो रॉयल, एट हिज गोल्डन स्टेट इन जमैका। गोल्डन स्टेट इन जमैका, वहाँ पर फ्लेमिंग ने जो अपनी पहली नॉवेल थी जेम्स बॉन्ड की वो लिखना स्टार्ट किया 1952 में, और उस नॉवेल का नाम क्या था, कैसीनो रॉयल। ठीक है, द लास्ट टू बुक्स, जो लास्ट दो बुक थी फ्लेमिंग की, कौन कौन सी, द मैन विद द गोल्डन गन एंड द लिविंग डेडलाइट्स, एक ये और ये दूसरी, ये दोनों बुक्स पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली, पोस्ट का मतलब बाद में, ह्यूमस का मतलब मिट्टी, यानी जब कोई चीज़ किसी आदमी के मरने के बाद होती है। जैसे जो राइटर है, जो ऑथर था यहाँ पर इयान फ्लेमिंग, इसने अपनी बुक्स लिख दी थी बट वो पब्लिश नहीं हुई, वो उसके मरने के बाद पब्लिश हुई, तो वो उसको क्या नाम दिया हमने, पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस जैसे बच्चे के लिए भी आता है, जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है उस दौरान अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टह्यूमस चाइल्ड। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ पर मैं आपको ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी पोस्टह्यूमस चाइल्ड, बाकी मुझे जेम्स बॉन्ड के बारे में और भी बहुत इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहीं तक बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपको पैसेज में जो लिखा है वहीं तक रहना है, उससे आगे कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, इन 1973 अब BBC डॉक्यूमेंट्री ओमनीबस,
ऑमनीबस हमने ओमनी में पढ़ा था, जो डिफरेंट टाइप्स की इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स जो होता है। द ब्रिटिश हीरो वॉज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड। जो ब्रिटिश हीरो था, जो ब्रिटिश हीरो वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था वो कैरेक्टर, किसके कैरेक्टर पे, जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर पे। क्लियर है। यहाँ क्या बोलना है कि फ्लेमिंग ने जो नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में जब था तो उसने प्लान किया कि वो ऑथर बनेगा। अपने दोस्त को बोला कि मैं एक स्टोरी लिखने वाला हूँ, ऐसी स्पाई स्टोरी है जो सभी स्टोरीज को एंड कर देगी। ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपना जो लिखना मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट किया। कहाँ, गोल्डन आई स्टेट इन जमैका। पहली नॉवल कौन सी थी, कैसीनो रॉयल। लास्ट दो कौन सी थी, जो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई, द मैन विद द गोल्डन गर्ल एंड द लिविंग डेलाइट्स। ठीक है, ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई। और 1973 में डॉक्यूमेंट्री ऑमनीबस द ब्रिटिश हीरो जो था उसका भी कैरेक्टर किस पे बेस्ड था, जेम्स बॉन्ड पे। क्लियर। नेक्स्ट, in 1962 Eon Productions released the first cinema adaptation of an Ian Fleming novel Dr. No featuring Sean Connery as 007। ये बोलना इयॉन प्रोडक्शन, ये नाम है प्रोडक्शन का, इयॉन प्रोडक्शन। वैसे इयॉन जो है वो लंबे टाइम के लिए आता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थाउजेंड्स ऑफ, मतलब पुराना लंबा टाइम जो है उसके लिए इयॉन होता है। बट यहाँ पर इयॉन प्रोडक्शन नाम है प्रोडक्शन हाउस का। 1962 में, अब देखो जो इयॉन फ्लेमिंग है उसने लिखना स्टार्ट किया था 1952 में, है ना। 1952 की बात है, यहाँ देखो 17 फरवरी 1952। और जो पहली मूवी है, इयॉन प्रोडक्शन रिलीज द फर्स्ट सिनेमा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब किसी बुक से, किसी नॉवल, किसी स्टोरी से उठाकर कोई मूवी म्यूजिक बनाने के लिए आता है एडेप्टेशन। ठीक है। तो फर्स्ट सिनेमा एडेप्टेशन ऑफ एन इयॉन फ्लेमिंग नॉवल, उसकी जो इयॉन फ्लेमिंग नॉवल थी क्या, डॉक्टर नो फीचरिंग सीन कॉनरी। जो नाम मूवी का क्या था, डॉक्टर नो, और मूवी नॉवल भी थी डॉक्टर नो, उस पे ये मूवी बनाई थी। और उस मूवी में जो हीरो था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो जिसने बॉन्ड का किरदार निभाया वो कौन था, सीन कॉनरी। ठीक है। In 1969 जॉर्ज लेज़नबाय was cast as बॉन्ड। बाद में पहले किसको लिया उन्होंने 1962 में, सीन कॉनरी को। 1969 में जॉर्ज लेज़नबाय। 1973 में रोगर मूरे was appointed as the role of बॉन्ड। ठीक है। for live and let die and replaced by Timothy Dalton। फिर टिमोथी डॉल्टन है। आफ्टर 6 year hiatus, 6 साल का पोज, हाइटस मतलब जो पीरियड टाइम जिसमें पोज हो गया, रुकावट हो गई, ड्यूरिंग विच अ लीगल रैंगल, 6 साल का हाइटस हुआ जिसमें एक लीगल रैंगल कोई डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंटेड जो बहस हो जाना, उसके लिए आता है। ठीक है। थ्रेटन्ड इयॉन प्रोडक्शंस ऑफ बॉन्ड फिल्म्स, तो इसमें 6 साल में के बीच में बियॉन्ड बॉन्ड की मूवीज नहीं आई। आयरिश एक्टर पियर्स ब्रॉसनैन was cast as बॉन्ड इन गोल्डन आई। फिर एक नया एक्टर आया जिसने बॉन्ड की मूवी में गोल्डन आई में आया। रिलीज इन 1995, ये 95 में। अब देखो कितने सारे, पहले सीन कॉनरी, फिर जॉर्ज लेज़नबाय, फिर रोगर मूरे, फिर टिमोथी डॉल्टन, फिर यहाँ पर आया पियर्सन ब्रॉसनैन। इस तरह से अलग अलग लोगों ने बॉन्ड का रोल प्ले किया अलग अलग मूवी में। ठीक है। इन 2006 डैनियल क्रैग was given the role of Bond for Casino Royale। 2006 में डैनियल क्रैग को कैसीनो रॉयल जो मूवी आई थी 2006 में, उसमें किसको रोल दिया गया, डैनियल क्रैग को दिया गया। ठीक है। विच रीबूटेड द सीरीज, रीबूट मतलब फिर से स्टार्ट होना। क्लियर। यहाँ से हमें इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि इयॉन प्रोडक्शन ने रिलीज की थी बॉन्ड की मूवीज, और पहली मूवी थी वो डॉक्टर नो, एडेप्टेशन ऑफ एन इयॉन बाय डॉक्टर नो, फर्स्ट सिनेमा एडेप्टेशन। ठीक है। उसमें सीन कॉनरी था, फिर 69 में जॉर्ज लेज़नबाय आया, फिर रोगर मूर, इस तरह से अलग अलग लोग आते गए बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए। 6 साल का हाइटस हुआ, बीच में जब नहीं हुआ फिर उसके बाद में दोबारा सीरीज स्टार्ट हुई। और 2006 में जो कैसीनो रॉयल आई थी उसमें कौन था हीरो, डैनियल क्रैग।
डैनियल क्रैग ने बॉन्ड का किरदार निभाया था। ठीक है, आगे। द 23rd ईयन प्रोड्यूस्ड फिल्म स्काईफॉल, 23वीं जो फिल्म थी वो इस सीरीज की, वो कौन सी थी? स्काईफॉल। स्टार्स डैनियल क्रैग इन हिज थर्ड पोर्ट्रेयल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, थर्ड पोर्ट्रेयल का मतलब डिपिक्ट करना, समझाना, डिस्प्ले करना, पोर्ट्रे जो होती है पिक्चर में शो करना। ठीक है। द फोर्थ फॉर क्रैग वॉज स्पेक्टर, चौथी कौन सी थी? स्पेक्टर थी क्रैग के लिए। और ही इज द 6th एक्टर टू प्ले बॉन्ड इन द ईयन सीरीज। वो कौन सा एक्टर था? छठा एक्टर था जिसने बॉन्ड सीरीज में, ईयन सीरीज जो थी बॉन्ड की, उसमें रोल प्ले किया। ठीक है। द नेक्स्ट मूवी इन दिस सीरीज विल बी नो टाइम टू डाई। नेक्स्ट जो मूवी आने वाली है इसी सीरीज की, जो नेक्स्ट मूवी है वो जो आने वाली है वो कौन सी है? नो टाइम टू डाई। ठीक है। द लाइन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड became a catchphrase that entered the lexicon of western popular culture। बहुत फेमस है कैचफ्रेज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जैसे अपन नाम तो सुना होगा। ठीक है, जैसे शोले के डायलॉग भी बहुत फेमस हो गए थे, गब्बर के जो डायलॉग है, कितने आदमी थे एंड ऑल, वैसे ही ये बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, ये कैच फ्रेज बहुत फेमस हो गया, जो एक वेस्टर्न कल्चर में, जिसमें वर्ड्स, लेक्सिकन का लेक्स का मतलब वर्ड होता है, तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनमें ये कैच फ्रेज बहुत ही फेमस हो गया। और इट इज एस्टिमेटेड दैट सिंस, और ऐसा एस्टिमेट किया गया कि जब से डॉक्टर नो मूवी आई है, सिंस डॉक्टर नो, अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें एक क्वार्टर जो है, ठीक है, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन में एक क्वार्टर जो है, हैव सीन एट लीस्ट वन बॉन्ड फिल्म। जितनी भी दुनिया है उसमें से एक क्वार्टर दुनिया ने बॉन्ड की एक मूवी तो देखी ही है। मतलब इतना ज्यादा फेमस हो गया था ये कैरेक्टर, इसकी मूवीज। क्लियर? ये एस्टिमेट लगाया गया। क्लियर है गाइस? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 23rd ईयन प्रोड्यूस्ड फिल्म जो थी वो स्काईफॉल, फिर डैनियल क्रैग थर्ड पोर्ट्रेयल था इसमें, फोर्थ जो थी वो थी डैनियल क्रैग की स्पेक्टर, और ये 6th एक्टर था जो बॉन्ड सीरीज में, ईयन सीरीज में आया। और नेक्स्ट मूवी जो है इसी सीरीज की वो है नो टाइम टू डाई। ठीक है। द लाइन बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, ये फेमस हो गया, कैच फ्रेज लोगों के जुबान पे आने लगा। और जो एक क्वार्टर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें एक मूवी तो जेम्स बॉन्ड की देखी ही देखी है। क्लियर है गाइस? पूरा पैसेज में आने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार मैं चाहती हूं, ठीक है, एक बार अपन क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें, इस पैसेज पे बेस्ड। ठीक है, आप नोट करेंगे क्वेश्चंस, इनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। विच प्रोडक्शन हाउस रिलीज डॉक्टर नो? BBC, नियॉन पिक्चर्स, इयन, द टाइम्स और कोलंबिया पिक्चर्स। ठीक है। सेकंड, द कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड वाज क्रिएटेड बाय फ्लेमिंग, जेम्स बॉन्ड, सीन कॉनरी, आर्थर कॉनर डॉयल, लियो टॉल्स्टॉय। थर्ड, द नेम जेम्स बॉन्ड केम फ्रॉम, इयन फ्लेमिंग क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड, B, James Bond the American ornithologist, C, from a fictional obituary published in the Times, D, James Bond the authorized biography of 007, E, from the movie of Eon production Dr. No. Next, Fleming endowed Bond with his own traits like sharing the same golf handicap. Second, the taste for scrambled egg and use of same toiletries. Next, taste for roast chicken. D, golf handicap, scrambled egg and same toiletries. E, penchant for French champagne. Next, what is true about James Bond movies? जेम्स बॉन्ड की मूवी के बारे में क्या ट्रू है? Daniel Craig portrayed James Bond only once. B, Eon production released only first 2 movies. C, Spectre
or released in 2018? D. The 25th movie will be named No Time to Die. E. Halle Berry played Bond girl Jinx in Die Another Day. Next, find the true statement about James Bond. A. Code of James Bond was 008. B. James Bond was an American spy. C. James Bond was an agent of MI007. D. The last two books, The Man with Golden Gun and The Living Daylights, published posthumously. E. George Lazenby was cast as Bond in 1973. Next, title for the passage. James Bond, the authorized biography of 007. B. The British hero. C. James Bond 007, the British hero. D. James Bond, the movie star. E. James Bond, the unsung hero. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 7. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम क्विकली एक बार पूरे पैसेज को रिवाइज करेंगे. ठीक है, और फिर हम इन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करेंगे. आपने पोज करके वहां से नोट डाउन कर लेना और खुद पहले मैंने एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आप खुद सॉल्व करना विद कैटेगरी. राइट आंसर, जैसे सपोज A B C D E, इनमें से एक राइट होगा और 4 रोंग होंगे. राइट कौन सा है और जो 4 रोंग है उनको आपने कौन सी कैटेगरी में दिया है? क्या वो आउट ऑफ पैसेज है, क्या वो रेड हेरिंग है, क्या वो फैक्चुअली रॉन्ग है, क्या वो टू शॉर्ट है? एक बार अपने आप से आप कैटेगरी अपने साइड से देंगे, फिर हम डिस्कस जब करेंगे तो आप मैच कर लेंगे. पहली बार में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सही कैटेगरी नहीं लिख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है. जैसे जैसे हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे मैं आपको समझाऊंगी तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे. बहुत इजी है. ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. हाँ, जेम्स बॉन्ड जो फिक्शनल कैरेक्टर है, ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट है. MI6 क्रिएट किया 1953 में फ्लेमिंग ने. रशिया के अगेंस्ट इसके ज़्यादातर सीक्रेट मिशन थे और ISD कोड है रशिया का, इसलिए इसका कोड नंबर 007 भी दिया. ये नाम जो है वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है जेम्स बॉन्ड, वहाँ से ये नाम इयान फ्लेमिंग ने लिया. ठीक है, फ्लेमिंग जो है उसने अपनी पर्सनालिटी की चीज़ें जैसे कि स्क्रैम्बल एग, सेम ब्रांड की टॉयलेटरीज, गोल्फ हैंडीकैप भी दिया. अपने दोस्तों रिश्तेदारों के एक्वेंटेंसेस के नाम भी दिए. अपनी करियर लाइफ में जो जासूसी उसका करियर रहा उसके एक्सपीरियंस भी उसने अपनी नॉवेल्स में लिखा. ठीक है, जेम्स बॉन्ड जो फ्लेमिंग ने उसको फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिया, यू ओनली लिव ट्वाइस तक. उसके बाद में जो है जब मूवी आई थी डॉक्टर नो, जिसमें जेम्स बॉन्ड का रोल निभाया था सीन कॉनोरी ने, और सीन कॉनोरी जो है उसने बॉन्ड को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया, स्कॉटिश एंटीसीडेंट दिया. ठीक है, फिर बाद में फिक्शनल ऑब्ituary में परपोर्टेडली जो है उसको बैकग्राउंड भी दिया गया, फैमिली बैकग्राउंड, मदर फादर का नाम दिया गया. और जो जॉन पियर्सन की बायोग्राफी है वहाँ पर जेम्स बॉन्ड को डेट ऑफ बर्थ भी दी गई. ठीक है, ध्यान से सुनते चलेंगे. जो नेवल इंटेलिजेंस डिवीज़न में जब इयान फ्लेमिंग था तो उसने अपने दोस्त को बोला कि मैं ऐसी स्पाई स्टोरी लिखने जा रहा हूँ जो सभी स्पाई स्टोरी को एंड कर देगी. फिर गोल्डन स्टेट ऑफ जमैका में उसने ये स्टार्ट किया. कौन सा नोवेल? कैसीनो रॉयल स्टार्ट किया था. 2 बुक्स ऐसी थी जो उसके मरने के बाद पब्लिश हुई थी. और ये BBC डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटिश हीरो जो था वो जेम्स बॉन्ड के ही कैरेक्टर पे था. नेक्स्ट, हाँ, इयान प्रोडक्शन ने जो रिलीज़ की थी पहली मूवी जो इयान फ्लेमिंग के नॉवल पे बेस्ड थी, डॉक्टर नो, इसमें सीन कॉनोरी था. नेक्स्ट आया जॉर्ज लेजनबाय 1973 में, रोगर मुरे, फिर मोटी डेल्टन, फिर यहाँ पर आया पियर्स ब्रॉसमैन. 6th नंबर पे डैनियल क्रैग से दोबारा स्टार्ट हुई सीरीज. और ये कैसीनो रॉयल में कौन आया था? डैनियल क्रैग. ठीक है, फिर जो 23rd नंबर पे जो प्रोड्यूस की हुई वो मूवी थी स्काईफॉल. फिर नेक्स्ट आई थी जिसमें डैनियल क्रैग तीसरी बार आया था, वो स्काईफॉल थी. चौथी बार जो डैनियल क्रैग आए थे वो थे स्पेक्टर. और अभी नेक्स्ट जो मूवी आने वाली है वो है नो टाइम टू डाई.
डैनियल क्रेग जो थे वो 6th एक्टर थे। ये कैच फ्रेज बॉन्ड, नाम तो सुना होगा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ये जो कैच फ्रेज है ये बहुत फेमस हो गया वेस्टर्न कल्चर में। ठीक है, अब हमने पूरे पैसेज को क्विकली रिवाइज कर लिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपने अपने नोट कर लिए होंगे क्वेश्चंस। राइट आंसर के साथ आपको जो है वो पैसेज में जो एक आंसर सही है, बाकी जो गलत है उनकी कैटेगरीज भी बतानी है मुझे कि वो कौन सी कैटेगरी में है। आउट ऑफ पैसेज है, फैक्चुअली रॉन्ग है, रेड हेरिंग है, टू शॉर्ट है या टू ब्रॉड है। क्लियर है? स्टार्ट करें। विच प्रोडक्शन हाउस रिलीज्ड डॉक्टर नो? डॉक्टर नो को कौन से प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज किया? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आंसर में देखो बीबीसी नाम तो सुना सुना लग रहा है, पैसेज में पढ़ा था हमने, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ आया था। तो ये क्या बीबीसी प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज की थी क्या डॉक्टर नो? नहीं, लेकिन बीबीसी तो सुना है मैम, कुछ पढ़ा था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, वो ब्रिटिश हीरो की बात कर रहे हो आप, लेकिन ये क्या ये प्रोडक्शन हाउस था जिसने डॉक्टर नो मूवी रिलीज की? नहीं। तो ये जो बीबीसी वर्ड है ये आपने पैसेज में कहीं ना कहीं पढ़ा है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। बिल्कुल बीबीसी तो कहीं ना कहीं आया है, लेकिन क्या यहाँ जो पूछा गया है क्या ये उसका आंसर है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रेड हेरिंग। क्लियर? दूसरा, नियॉन पिक्चर्स कहीं पर भी, पैसेज में कहीं पर भी नियॉन पिक्चर्स नाम आया है कहीं पर भी? नहीं। तो ये कौन सी कैटेगरी है स्टूडेंट्स? कौन सी कैटेगरी है? आउट ऑफ पैसेज। कौन सी है? ये जो नियॉन पिक्चर्स है ये हमारे पूरे पैराग्राफ में, इतने बड़े पैसेज में कहीं पर भी नियॉन पिक्चर्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं आया। तो ये जो ऑप्शन है ये कौन सी कैटेगरी है? आउट ऑफ पैसेज। क्लियर? हाँ, राइट आंसर इज इयॉन प्रोडक्शन ने रिलीज की थी डॉक्टर नो, या राइट है। फिर द टाइम्स, हाँ मैम द टाइम्स तो आया था, वो ऑब्ituary में पब्लिश हुआ, बट क्या ये पहली द टाइम्स ने प्रोड्यूस किया था क्या, रिलीज किया था क्या डॉक्टर नो को? क्या हो जाएगी? रेड हेरिंग। नेक्स्ट आता है कोलंबिया पिक्चर्स, सुना है क्या? आया था क्या? कहीं पर भी नहीं आया, पैसेज में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुआ। क्या हो जाएगी? आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, आउट ऑफ पैसेज मतलब ऐसा स्टेटमेंट, ऐसे वर्ड जिनका पैसेज में कोई लेना देना नहीं था, वो कौन सी कैटेगरी हो जाएंगे? आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो पैसेज में आए हैं बट हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही उनको बनाया गया है, वो कौन सी कैटेगरी हो जाएंगी? रेड हेरिंग। ठीक है, और देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। द कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड वॉज क्रिएटेड बाय, जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया? ये पूछना चाह रहा है कि जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया। सबसे पहले आ गया फ्लेमिंग, बिल्कुल सही, इयान फ्लेमिंग ने ही जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बनाया था, फिक्शनल जो उसने लिखना स्टार्ट किया था तब जो नॉवेल स्टार्ट की थी। ठीक है, फिर आप ये देखो जेम्स बॉन्ड, ये जेम्स बॉन्ड कौन सा आ गया? जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, जहां से नाम लिया था जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड ने बनाया था? नहीं बनाया, लेकिन ये नाम तो जेम्स बॉन्ड था मैम, वहां पे ऑर्निथोलॉजिस्ट बिल्कुल था बच्चे। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई? रेड हेरिंग। कौन सी हुई?
ठीक है। फिर आता है सीन कॉनरी। मैम ये सीन कॉनरी भी तो जेम्स बॉन्ड का, पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था सीन कॉनरी ने, बिल्कुल सही, डॉक्टर नो में आया था, ठीक है। लेकिन क्या इसने क्रिएट किया था जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर? नहीं, इसने तो उसका रोल प्ले किया था। बट ये आया था पैसेज में मैम, आया था ये वर्ड, बिल्कुल आया था। तो कौन सी कैटेगरी हुई? रेड हेरिंग, ठीक है। आर्थर कॉनन डोयल, मैम ऐसा तो कोई वर्ड आया ही नहीं पैसेज में, कहीं नहीं आया, तो कहाँ जाएगा ये? कौन सी कैटेगरी में जाएगा बच्चे? कौन सी कैटेगरी में? आउट ऑफ पैसेज, ठीक है। लियो टोल्स्टॉय, नहीं मैम लियो टोल्स्टॉय तो कोई नहीं आया पैसेज में, कहीं पर भी बात नहीं हुई। तो स्टूडेंट ये कौन सा कैटेगरी हो गई? आउट ऑफ पैसेज। क्लियर है? कैटेगरी आप मैच करेंगे, मुझे बकायदा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको आज के सेशन में ये जो कैटेगरी कितना समझ में आया और आपकी कितनी सही हुई कैटेगरीज, और क्या कितना ये कैटेगरीज अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, जब पैसेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हेल्पफुल है ये कैटेगरीज, ठीक है। और भी देखेंगे, आगे चले। हाँ, द नेम जेम्स बॉन्ड केम फ्रॉम, नाम जेम्स बॉन्ड कहां से आया था, ठीक है। इयॉन फ्लेमिंग क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड, मैम बिल्कुल सही बात तो बोल रहे हैं, स्टेटमेंट यही होगा आंसर। इयॉन फ्लेमिंग ने तो क्रिएट किया था फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड का। हाँ, मैं भी बोल रही हूं किया था, इयॉन फ्लेमिंग ने क्रिएट किया था जेम्स बॉन्ड को। लेकिन स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है क्या कि इयॉन फ्लेमिंग ने क्रिएट किया था या नहीं किया था, किसने क्रिएट किया था, ये पूछ रहा है क्या? नहीं, ये क्या पूछ रहा है कि द नेम जेम्स बॉन्ड केम फ्रॉम, नाम कहां से आया, जेम्स बॉन्ड नाम कहां से आया। क्या ये इसका आंसर है? ए इसका आंसर है? नहीं, ए क्या है स्टूडेंट? रेड हेरिंग है। जो आपका ध्यान, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगता है पढ़ने में, क्योंकि वैसा स्टेटमेंट हम पैसेज में पढ़ चुके हैं जो पढ़ने में सही लग रहा है, अपना ध्यान आपकी तरफ खींच रहा है, ताकि आप क्वेश्चन भूल रहे हो माइंड में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम कहां से आया, तो नेम फ्लेमिंग ने क्रिएट किया ये बोल रहा है, पर नेम कहां से आया था स्टूडेंट? अब देखो आगे, नेम आया था जेम्स बॉन्ड द अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट, याद आया? ऑर्निथोलॉजिस्ट, द कैरेबियन बर्ड एक्सपर्ट जो था उसका नाम जेम्स बॉन्ड था, वहां से नाम क्या लिया गया था? जेम्स बॉन्ड। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा बी। और देखो, फ्रॉम अ फिक्शनल ऑबिचुरी पब्लिश्ड इन द टाइम्स, हाँ मैम उसमें आया तो था, ऑबिचुरी पब्लिश की गई थी द टाइम्स में, वहां पर उसको फैमिली बैकग्राउंड दिया गया। हाँ बिल्कुल सही है स्टूडेंट, पर क्या पूछ रहा है ये कि जेम्स बॉन्ड नाम कहां से आया? वो तो फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हो। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। कौन सी कैटेगरी है? रेड हेरिंग। जेम्स बॉन्ड द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007, हाँ ये भी आया था मैम, ऑथराइज्ड बायोग्राफी 007, पर क्वेश्चन का आंसर है क्या? क्या यहां से नाम गया था जेम्स बॉन्ड? नहीं, यहां से तो उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई थी, पर नाम कहां से आया था? अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट से आया था। तो ये कैटेगरी भी कौन सी हो गई है? रेड हेरिंग, ठीक है। फ्रॉम द मूवी ऑफ इयॉन प्रोडक्शंस, डॉक्टर नो, बिल्कुल ठीक है, इयॉन प्रोडक्शन की मूवी थी जो उन्होंने पहली मूवी रिलीज की थी, डॉक्टर नो, जिसमें जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था सीन कॉनरी ने। बट क्या जेम्स बॉन्ड नाम इयॉन प्रोडक्शन से आया था? नहीं, ये स्टेटमेंट है पैसेज में है मैम, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रेड हेरिंग में जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब आप पैसेज सॉल्व करते हो तो ये जो स्टेटमेंट जो आपने पैसेज में पढ़े होते हैं उनको आपने वहां पढ़ा होता है, यहां वो दिख जाते हैं, आप टिक कर देते हो। आपको क्या देखना है कि पैसेज में जो दिया है वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या वो उसका आंसर है, या सिर्फ मेरा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो स्टेटमेंट दिया है?
ये जो सारे स्टेटमेंट है सारे सही है, लेकिन क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर है? ये सारे आपके क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है स्टूडेंट। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लेमिंग एंडाउड बॉन्ड विद हिज ओन ट्रेट्स। फ्लेमिंग ने अपनी पर्सनालिटी के, अपने कैरेक्टर की कुछ चीजें दी थी बॉन्ड को। क्या दी थी ये पूछ रहा है, ठीक है। शेयरिंग द सेम गोल्फ हैंडीकैप, हाँ मैम दिया था हैंडीकैप, बिल्कुल सही है, ठीक है। द टेस्ट फॉर स्क्रैम्बल एग एंड यूज ऑफ सेम टॉयलेटरीज, हाँ मैम ये भी दी। दो कैसी, दोनों सही है ये तो, ठीक है। आगे पढ़ो। टेस्ट फॉर रोस्ट चिकन, नहीं मैम रोस्ट चिकन की तो बात नहीं हुई, तो इसको तो हटा दो, ये तो आउट ऑफ पैसेज है, ये तो मुझे समझ में आ गया, आउट ऑफ पैसेज तो समझ में आ गया, ठीक है। गोल्फ हैंडीकैप स्क्रैम्बल एग्स एंड सेम टॉयलेटरीज, अब समझ में आया? राइट आंसर इज डी। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में है बता दो अब तो, कौन सी कैटेगरी है ये? टू शॉर्ट। कौन सी कैटेगरी है? टू शॉर्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ए और बी दोनों हमारे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं है, कम है, टू शॉर्ट है, शॉर्ट है वो, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कहाँ है? डी में, इसमें गोल्ड हैंडीकैप भी है, स्क्रैम्बल एग्स भी है और सेम ब्रांड की टॉयलेटरीज भी है, दोनों तीनों चीजें हैं। यहाँ पर एक चीज दे दी गई, यहाँ पर एक और एक दो, यहाँ दो दे दी गई, लेकिन डी में तीनों को कंबाइंड किया गया। तो ये जो ए है, ए और बी, ये दोनों कौन सी कैटेगरी हो गई स्टूडेंट? टू शॉर्ट। गॉट माई पॉइंट? टू शॉर्ट क्या होता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर है, स्टेटमेंट जो दिया है वो क्वेश्चन का आंसर है बट कंप्लीट नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या हो जाएंगी? टू शॉर्ट, ठीक है। पेंचेंट फॉर फ्रेंच शैंपेन, ये तो समझ में आ गया मैम, पेंचेंट फॉर फ्रेंच शैंपेन, ये तो कहीं पर भी बात नहीं हुई, और ये तो क्या हो गई, कौन सी कैटेगरी है? आउट ऑफ पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेम्स बॉन्ड मूवीज? जेम्स बॉन्ड की मूवीज के बारे में क्या ट्रू है ये पूछा गया है। पहला, ऐसे ऑप्शन में बहुत ध्यान से चलना है स्टूडेंट। डैनियल क्रेग पोर्ट्रेड जेम्स बॉन्ड ओनली वंस, अब बताओ स्टूडेंट, बोल तो सही रहे, डैनियल क्रेग ने जेम्स बॉन्ड का रोल पोर्ट्रेट किया था, बट क्या ओनली वंस किया था? नहीं, बहुत बार आया ये तो। फोर्थ है, थर्ड स्काईफॉल थी, फोर्थ स्पेक्टर थी, नेक्स्ट आने वाली है वो कौन सी है? नो टाइम टू डाई। तो ये ओनली वंस है ना मैम, इसकी वजह से गड़बड़ हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो ये जो है वो कंप्लीट आंसर नहीं है मैम, थोड़ा इसमें कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ और ऐड करने की जरूरत थी। एक बार तो किया है उसने, लेकिन ओनली एक बार नहीं किया, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? टू शॉर्ट, ठीक है। इयॉन प्रोडक्शन रिलीज ओनली फर्स्ट टू मूवीज, इयॉन प्रोडक्शन ने पहली दो मूवीज तो रिलीज की थी मैम, बट ओनली नहीं की थी, आगे भी मूवीज रिलीज हुई थी, तो ये ओनली नहीं आएगा मैम। ओनली को हटा देंगे तो भी, ये ओनली को हटाने के बाद यहाँ पर बाकी लिखेंगे तो भी आंसर कंप्लीट होगा, तो वो भी नहीं, ये भी टू शॉर्ट हो गया, कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होने के साथ में ओनली लगा के और इसको बिगाड़ दिया गया, ठीक है। स्पेक्टर वॉज रिलीज इन 2016, स्पेक्टर रिलीज हुई थी, ये रिलीज हुई, ये फोर्थ थी वो क्रैक की मूवी, ये बोला है मैम, लेकिन 2016 की तो कहीं पर भी कोई भी बात, कहीं पर भी 2000 ये रिलीज होने की बाद, ये वाली स्पेक्टर को अगर हम छोड़ देना तो ये स्पेक्टर कब रिलीज हुई? 2016 में रिलीज हुई, ये बात हुई है क्या कहीं पर भी पैसेज में कि स्पेक्टर 2016 में रिलीज हुई? नहीं, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? आउट ऑफ पैसेज, ठीक है। स्पेक्टर वर्ड आया है बट वॉज रिलीज इन 2016 नहीं आया, आउट ऑफ पैसेज। नेक्स्ट,
द 25th मूवी विल बी नेम्ड नो टाइम टू डाई। मैम 25th की तो बात ही नहीं हुई। हाँ, नेक्स्ट मूवी नो टाइम टू डाई तो थी। ठीक है, इसको क्या करें मैम, चलो इसको होल्ड करते हैं। हैली बेरी प्लेड बॉन्ड गर्ल जिंक्स इन डाई अनदर डे। मैम ये तो कहीं पर भी नहीं आया पैसेज में, कहीं पर भी इसका नाम ही नहीं आया। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल सही नहीं आया नाम, ये आउट ऑफ पैसेज है। तो मैम आंसर तो बताया ही नहीं आपने, आंसर तो नहीं बताया। आंसर बताती हूँ, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि कई बार हमें पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अनुमान लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अनुमान लगाना पड़ता है, जिसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि 23rd जो थी वो कौन सी थी? स्काईफॉल। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला था 4th कौन सी, जो क्रैग थर्ड मूवी थी, ठीक है ना, जो कौन सी थी? स्काईफॉल। किसकी थी थर्ड? ये क्रैग की थर्ड मूवी थी। वैसे ये कौन सी थी? 23rd। देखो मैं आपको पैसेज दिखाती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे पैसेज पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये कौन सी है? मैंने यहाँ लिखा भी था 23। स्काईफॉल कौन सी थी? 23वीं। उसके बाद नेक्स्ट मूवी जो आई 4th, क्रैक की 4th थी। क्रैक की 3rd कौन सी थी? स्काईफॉल। 4th कौन सी थी? क्रैक की स्पेक्टर। तो ये कौन सी हो गई? 24th। अब हम बोल रहे हैं इस सीरीज की नेक्स्ट मूवी जो है वो नो टाइम टू डाई है, तो ये कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट? 25th। गॉट माई पॉइंट? ये चीज होती है स्टूडेंट अनुमान लगाना, इसको हम बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर तो आप देखो मैम 25th तो कहीं पर भी नहीं दिया, आप कैसे आंसर करते हो? तो 23वीं नंबर दिया हुआ है, उसके बाद जो आई वो दी हुई है 24वीं, और उसके बाद कौन सी आएगी ये दिया हुआ है। तो हमें इतना तो हम अनुमान लगाएंगे ही कि 24वीं ये बता रहा है, तो 25वीं को ये वाली जो नो टाइम टू डाई है ये कौन सी होगी स्टूडेंट? 25वीं होगी। सिंपल है। क्या होगी? 25th तो होगी ना। गॉट माई पॉइंट? कि स्काईफॉल 23rd है, स्पेक्टर 24th है, तो नो टाइम टू डाई कौन सी होगी स्टूडेंट? 25th होगी। इसी को बोलते हैं अनुमान लगाना। जो डेटा दिया गया है गिवन डेटा के बेस पे, अपने माइंड से नहीं। ठीक है, कई जो 26 भी है, आप पढ़ोगे बॉन्ड के बारे में, 26 मूवी दिखाएगा। एक मूवी कहीं और भी रिलीज, किसी और ने भी रिलीज की थी, वो अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि इसने बताया था 23वीं स्काईफॉल है, जिसमें तीसरी बार आया था क्रैग, फिर चौथी बार आया था क्रैग किसमें? स्पेक्टर में। और इसी सीरीज की जो नेक्स्ट मूवी है वो है नो टाइम टू डाई। तो सिंपल सी बात है ना, ये कौन सी होगी? 25th। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट हमने छोड़ा था डी, जो स्टेटमेंट हम छोड़ रहे हैं, जिसको हमें लग रहा है कि ये नहीं पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, ये सही बोल रहा है। द 25th मूवी विल बी नेम्ड नो टाइम टू डाई। 25वीं मूवी कौन सी है? नो टाइम टू डाई है। क्लियर? आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? कोड ऑफ जेम्स बॉन्ड वॉज 008। जेम्स बॉन्ड का कोड 008 था। 008 008 नहीं, ये क्या हुआ स्टूडेंट? फैक्चुअली रोंग। हमारे पैसेज में जो फैक्ट दिया गया था, फैक्ट क्या था कि उसका कोड 007 था, और यहां बोल रहा 008, यानी कि ये हमारे फैक्ट के अकॉर्डिंग गलत है। ये क्या हो जाएगा? फैक्चुअली रोंग। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई उसको जो रोंग प्रूव करता है वो क्या होता है? फैक्चुअली रोंग। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड वॉज एन अमेरिकन स्पाई। अमेरिकन स्पाई था? नहीं, क्या होगा? फैक्चुअली रॉन्ग। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड वॉज एन एजेंट ऑफ MI007। MI007 का एजेंट था? नहीं, ये भी कौन सा हुआ? फैक्चुअली रॉन्ग। MI16, ठीक है, MI16, ठीक है। नेक्स्ट,
द लास्ट टू बुक्स, द मैन विद द गोल्डन गन एंड द लिविंग डेलाइट्स, पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। ये बिल्कुल सही है मैम, ये स्टेटमेंट पैसेज में भी आया है, बिल्कुल सही। ये दोनों बुक्स जो है वो पोस्ट्यूमसली पब्लिश की गई थी और यही ट्रू स्टेटमेंट है जेम्स बॉन्ड के बारे में, बिल्कुल सही आंसर। जॉर्ज लेज़नबाय वाज कास्ट एज बॉन्ड इन 1973। अब देखो, ये जो जॉर्ज लेज़नबाय है, इसको बॉन्ड का रोल प्ले किया था इसने, बट 1973 ये फैक्चुअली रॉन्ग है स्टूडेंट। यहाँ ये 1969 में आया था, 1973 में मुरे जो था उसने प्ले किया। ये देखो, अपन देख लेते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये देखो, ये रहा 1969 में कौन था, जॉर्ज लेज़नबाय, और 1973 में कौन था, रोगर मुरे। तो इससे क्या पता चला हमें, जो फैक्ट दिया है, क्या फैक्ट था कि जॉर्ज लेज़नबाय को कब कास्ट किया था, 1969 में, और दिया गया है 1973 में। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, फैक्चुअली रॉन्ग। ठीक है ना, ठीक है। देख, ये क्वेश्चन जो शायद पिछली बार छूट गया था, है ना, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे, इसका आंसर भी आप देख लेंगे, ये स्लाइड रह गई थी, ये एक और क्वेश्चन बनाया मैंने। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टेटमेंट इज ट्रू, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, जेम्स बॉन्ड वाज नॉट अ स्पाई। याद आया मैंने फैक्चुअली रॉन्ग में क्या बोला था कि जो पैसेज में लिखा होगा उसका उल्टा, तो क्या हो गया, ये फैक्चुअली रॉन्ग है ना, नॉट दे दिया। जेम्स बॉन्ड वाज एन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट था क्या स्टूडेंट्स, क्या था वो, प्रोटागोनिस्ट। क्या हुआ, फैक्चुअली रॉन्ग। द कोड ऑफ जेम्स बॉन्ड वाज नॉट 007। ये नॉट जो है, ये नॉट जो है एंटागोनिस्ट, ये नॉट जो है, इससे क्या पता चल रहा है, स्टेटमेंट जो लिखा है उसका उल्टा बोल रहा है, तो क्या हुआ, फैक्चुअली रॉन्ग। स्काईफॉल वाज रिलीज्ड इन 2012। मैम ये तो सही बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही, स्काईफॉल जो है वो 2012 में रिलीज हुई, बिल्कुल सही आंसर। ट्रू पूछ रहे हो आप, तो ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। डैनियल क्रेग वॉज नॉट इन कैसीनो रॉयल। डैनियल क्रेग कैसीनो रॉयल में नहीं था, बिल्कुल था, ये भी क्या हुआ, फैक्चुअली रॉन्ग। ठीक है। लास्ट, Craig was cast as Bond in all movies. टू ब्रॉड का एक भी ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन समझेंगे कि डैनियल क्रेग को सभी बॉन्ड की जो भी मूवीज थी, जो स्टार्ट हुई डॉक्टर नो से लेकर, ठीक है, डॉक्टर नो से लेकर अभी तक जितनी भी मूवीज आई, उन सभी मूवीज में बॉन्ड का रोल क्रेग ने प्ले किया। ऐसी बात है क्या, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं टू ब्रॉड। ठीक है। डैनियल क्रेग ने हमने पढ़ा था, थर्ड मूवी डैनियल क्रेग की स्काईफॉल थी, फोर्थ थी स्पेक्टर, और नेक्स्ट जो आने वाली है। ठीक है। लेकिन उससे पहले सीन कॉनरी, ठीक है, रोगर मुरे और जॉर्ज लेज़नबाय, उन लोगों ने भी बॉन्ड का रोल प्ले किया। सभी ने क्या अकेले, ये क्या बोल रहा है, क्रैग वॉज कास्ट एज, क्रैग को कास्ट किया गया बॉन्ड एज अ बॉन्ड इन ऑल मूवीज। ये ऑल मूवीज, ये ऑल जो है, इससे हमें पता चल रहा है कि ऑल नहीं होगा स्टूडेंट, कुछ मूवीज में क्रैग था, कुछ में और भी दूसरे लोग थे, 6 एक्टर थे, तो ये ऑल से क्या हो गया, ये कौन सी कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स, टू ब्रॉड। कौन सी हुई, टू ब्रॉड। क्लियर, यानी कुछ को हमने सब पे अप्लाई कर दिया, कुछ को हमने सब पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट लास्ट जो पैसेज है, टाइटल ऑफ द पैसेज। ठीक है, टाइटल की बात करें, जेम्स बॉन्ड द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007। क्या ये पैसेज का टाइटल होगा,
मैं सब बोला तो गया है, ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 007 जेम्स बॉन्ड के बारे में बताया भी गया है, लेकिन क्या ये इस पैसेज का टाइटल है? नहीं, ये तो जॉन पियर्सन ने लिखी थी जेम्स बॉन्ड के बारे में, जो बायोग्राफी थी जिसमें उन्होंने जेम्स बॉन्ड को डेट ऑफ बर्थ दी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये आंसर नहीं है, रेड हेरिंग है। ठीक है, द ब्रिटिश हीरो, इस पैसेज में ब्रिटिश हीरो की बात हुई है, लेकिन ब्रिटिश हीरो तो बहुत सारे होंगे ना। क्या हमने ब्रिटिश हीरो तो बहुत बड़ी, मतलब हमने बोल दिया ब्रिटिश हीरो, तो ब्रिटिश हीरो तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हैं ब्रिटिश हीरो, लेकिन क्या हमने किसी भी ब्रिटिश हीरो की बात की है? नहीं, हमने तो पर्टिकुलर किसकी बात की है? स्पेसिफिकली किसकी बात की है? किसकी बात की है? जेम्स बॉन्ड की बात की है। तो ये जो है ये कंप्लीट नहीं है स्टूडेंट, टू शॉर्ट। थोड़ा और स्पेसिफाई करने की जरूरत है कि ब्रिटिश हीरो कौन। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेम्स बॉन्ड 007 द ब्रिटिश हीरो। बिल्कुल सही, इसी के बारे में आज हमने पूरे पैसेज में बात की थी। किसकी? जेम्स बॉन्ड की, 007 द ब्रिटिश हीरो, है ना। ये टाइटल बहुत बार आता है पैसेज में, तो टाइटल को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जेम्स बॉन्ड द मूवी स्टार। हाँ, मूवी स्टार है जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल सही है, बट ये क्या सिर्फ मूवीज की बात हो रही थी? नहीं, मूवीज के अलावा नॉवेल्स की भी बात हुई थी। कैरेक्टर जो जेम्स बॉन्ड था, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट, ये भी बात हुई थी। तो सिर्फ मूवीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मूवी स्टार की बात नहीं हो रही है, तो ये रेड हेरिंग हो गया। ठीक है, जेम्स बॉन्ड द अनसंग हीरो। अनसंग का मतलब होता है जो ज्यादा फेमस नहीं है। तो क्या हमने बोला यहाँ पर कि फेमस नहीं? हमने तो ये बोला था कि बहुत फेमस कैरेक्टर है ये, और फिक्शनल कैरेक्टर है, अनसंग नहीं है। तो ये उल्टा बोल रहा है, हम तो फेमस होने की बात कर रहे हैं, इतना फेमस हो गया, कैच फ्रेज भी फेमस हो गया, सब फेमस होने की बात कर रही है, और ये उल्टी बातें बोल रहा है। और उल्टी बातें बोलने का काम किसका है? किसका है? फैक्चुअली रॉन्ग। आंसर फैक्चुअली, कैटेगरी क्या हुई? फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर है गाइस? अब इस पैसेज से मैंने आपको सारी कैटेगरीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आंसर कैसे हमें राइट आंसर पे जाना है, कैसे जो गलत आंसर है उनको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट कैसे करेंगे? जब हम जो पेपर बनाने वाला है, जो ऑप्शन जिसने सेट किए हुए हैं, उसके मेंटालिटी तक पहुंच जाएंगे कि उसने ये ऑप्शन किस लिए डाला है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ ऑप्शन ऐड करने के लिए। ध्यान भटकाने के लिए रेड हेरिंग, सिर्फ ऑप्शन ऐड करने के लिए बेतुकी इंफॉर्मेशन डाला, आउट ऑफ पैसेज। हमें नॉट से कंफ्यूज करने के लिए, फैक्ट से कंफ्यूज करने के लिए डाला, फैक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ थोड़ी सी दे दी ताकि हम उसको आंसर कर दें, टू शॉर्ट। एक कोई चीज दी और उसको सब पे अप्लाई कर दिया, टू ब्रॉड। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए पैसेज लेंगे, जो एग्जाम में आया हुआ पैसेज होगा आपका एसएससी का। ठीक है, अभी तो मैंने आपको जनरल जेम्स बॉन्ड से पढ़ाया, नेक्स्ट पैसेज में लूंगी, एसएससी में आया हुआ पैसेज होगा, उसमें हम डिटेल से पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसकी कैटेगरी राइट आंसर के साथ में गलत ऑप्शन की कैटेगरी को भी समझेंगे, तभी हम पैसेज में एक्यूरेसी ला सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।